नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े राइस कॉन्फ्रेंस भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस बिर्क 2025 का आयोजन सफलतापूर्वक इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन द्वारा किया गया। 30 और 31 अक्टूबर को भारत के चावल उद्योग और किसानों को समर्पित 2 दिवसीय ये राइस कॉन्फ्रेंस भारत के चावल व्यापार और एग्रीकल्चरल इनोवेशन पर चर्चा को लेकर देश भर की मीडिया में भी छाया रहा। बिर्क 2025 में लगभग 11,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स, किसान तथा राइस इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिर्क 2025 में 80 देशों के प्रतिनिधि, 154 एग्जीबिटर्स, 1083 फॉरेन डेलीगेट्स और बायर्स का अहम योगदान रहा, जिन्होंने इस महाआयोजन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस दौरान देश भर के कई प्रतिष्ठित किसानों को बिर्क 2025 में सम्मानित भी किया गया। बिर्क 2025 की शुरुआत उद्घाटन समारोह से हुई, जिसमें भारत की पहली AI बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही उद्घाटन समारोह में चावल में इफिशियंसी, एक्यूरेसी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई उन्नत मशीनरी और प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस का भी प्रदर्शन किया गया। बिर्क 2025 के दौरान कॉफी टेबल बुक अक्षत द ग्रेन ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया, जहां इस दौरान IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग, IREF के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग, CNBC TV 18 की सीनियर एंकर मनीषा गुप्ता और विभिन्न राज्यों से आए IREF ऑफिस बेरर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके बाद देश भर के कई प्रतिष्ठित किसानों को बिर्क 2025 में सम्मानित करने का काम हुआ। बिर्क 2025 के पहले दिन भारत और दुनिया भर से कम 7800 प्रतिभागियों ने इस आयोजन में भाग लिया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय बिर्क 2025 में 30,435 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, जो भारत के चावल क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इस मौके पर IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग ने कहा कि किसान भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस की कहानी के केंद्र में हैं। Today is special. This is an industry-led gathering. We are here to do 3 things: learn together, trade together, and build trust together. A world from the heart. Our farmers are the backbone for this industry. We earn because of their hard work. We stand on their shoulders. To every farmer, brother and sisters in this hall, we salute you. कार्यक्रम के पहले सत्र में ग्लोबल राइस मार्केट डेवलपमेंट विषय पर चर्चा हुई, जिसका संचालन रॉयटर्स से मयंक भारद्वाज द्वारा किया गया। इस विषय पर चर्चा में IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग, ICRIER के डॉक्टर अशोक गुलाटी, TREAK से BV कृष्णा राव, ओलम एग्री से नितिन गुप्ता, ITC से खालिद हुसैन खान, SNDP ग्लोबल से पियरो केरेलो और NCEL से अनुपोम कौशिक ने अपने विचार रखे। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक मांग के पैटर्न, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन और एक सस्टेनेबल राइस सप्लायर के रूप में भारत की उभरती भूमिका पर चर्चा की गई। India has come a long way in production, in self-sufficiency, and having huge export surplus of both rice and wheat. In the last 10 years, though, in the last decade, we have seen that India has made rapid strides in production and in exports. No, massive jump of the production because the farmers also they are using a lot of new technology here, and this because of that this 149 million ton production is there in India, and because of that also, and there is a surplus also every year because government also giving this lot of to the farmers to grow in some areas some different kind of crops like millet and jowar and other items. Because of that, then people's also losing their habits to eating the rice. So because of that, this little bit more surplus coming in India, like there is about 49 million ton extra stocks pile up last year in India, and this year additional after this 149 million ton crop. You can see if total we are sitting near about 68 to
70 million ton crops. The Indian rice industry has, I mean, it's going through a very turbulent times. So it's all started in 2020 when India see the pandemic happen, right? And a lot of supply chain disruptions were there, followed by geopolitical disruptions, whether it was Russia-Ukraine war or Israel-Hamas war, or then finally Iran-Iraq war. So, and then coming on to the Trump tariff policies. If India is going from 22 or whatever 30 million tons, you are going to depress the prices further. There is, in theory, I didn't get into details, when the marginal revenue starts falling, you should stop there. And that is where the optimal trade tax, export tax, which industry many people may not like, but you look at when the export ban was put in place, the exports dropped to 16 million tons, but the revenue loss wasn't there. It was more or less, so the price went up. It is very dangerous to focus on volume as a measure of success because it comes at a cost potentially, right? So in my experience, price should be the driver, and a market like India that has a structural export surplus of 20 or 30, whichever it may be, cannot expect to do 20 or 30 million tons of niche varieties or of new countries. So to me, it's all about essentially focusing on the core, and I guess the core must be Africa. If you look at the statistics, that's where the major growth is coming from. Now, if we look at the India's marketable surplus after removing the annual domestic demand both for food and non-food, India is left with a marketable surplus of close to, in a range of 35 million tons to around 44 million tons for last year, and this year it is around between 43 million tons to 51 million tons. So the indica variety of 52.5 million ton is around 33 million tons. The consistency in quality, understanding the consumer requirements, and sticking to the trust that you create in the consumer's mind. That is what we have achieved. But it takes a lot of patience. It takes a lot of trust building with your consumers. So I am very, very sure, as ITCA and on behalf of the Indian rice industry, it is very much possible to create a powerful brands, not only national but also international. I think this 30 million will send shivers in our competitors, majorly Thailand and Pakistan. So aiming 30 million, I don't think so. It's not a bad idea, but I think definitely we can target such a figure by Viksit Bharat 2047, but might not be immediately. I think my idea should be to work towards the bottom line rather than the top line. I think we should concentrate on working on varieties which bring more value for the country. इसके साथ ही बिर्क 2025 में म्यांमार के वाणिज्य उप मंत्री यू मिन मिन ने शिरकत की और चावल की खेती के माध्यम से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को याद किया। Our partnership with India, founded upon countries of shared history, culture, infinity, and mutual respect, guided our neighborhood first policy. Myanmar regards India not merely as a neighbor, but as an indispensable partner in our common pursuit of prosperity and food security. वहीं बिर्क 2025 के दूसरे दिन ऑर्गेनिक राइस एंड राइस प्रोडक्ट्स विषय पर विशेष चर्चा देखने को मिली, जिसका संचालन एपिडा की जनरल मैनेजर शाश्वती बोस ने किया और इसकी अध्यक्षता एपिडा के चेयरमैन IAS अभिषेक देव द्वारा की गई। थैंक यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माय esteemed co-panelists to today's session and also the audience and the stakeholders of the organic ecosystem who have come to join us on this discussion on taking forward organic rice production and also organic exports.
So, as we all know that the world organic market is growing at a steady pace, steady pace, and as per the latest data, the overall organic market size is around US dollar 140 billion. And while there have been ups and downs, but it is something which we think is a very uh, important area moving forward in terms of both the uh, exports and in terms of the growth of the market. इसके साथ ही बिर्क 2025 के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में उद्योग जगत की जानी मानी हस्तियों ने वे फॉरवर्ड फॉर राइस टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 विषय पर चर्चा की। इस चर्चा में गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर लीडर EY इंडिया अजीत पाय, CNBC TV 18 की सीनियर एंकर मनीषा गुप्ता तथा IREF के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान देव गर्ग ने कहा कि भारत का चावल क्षेत्र विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। BIRC 2025 has given us that platform. Over these 2 days, we reconnected with old colleagues and met new ones. Some of us met after many years, some for the first time, and some who had only spoken on the phone met finally. We shared knowledge, refreshed relations, and widened our network. We saw innovations we didn't know existed yesterday, and we leave today with new opportunities for tomorrow. I'm delighted to share that we had a record turnout of 7,800 people as of yesterday, and I am sure that this figure has definitely crossed 10,000 by today. This is a truly amazing turnout for an exhibition like this. We must remember this is a single commodity event, and having a turnout of more than 10,000 people in a single commodity event is unheard of. Now let's look around this exhibition hall, and the spaces are world-class end-to-end. It is truly hard to believe that this was only the inaugural session. We must remember this was the first time that this conference has been organized. Now let's see what is there next year. आपको बता दें कि बिर्क 2025 भारत के चावल क्षेत्र को नई दिशा देने के प्रयास में एक अहम कड़ी बनकर सामने आया है। इस राइस कॉन्फ्रेंस ने कई किसानों के लिए MSP के तहत पारंपरिक बिक्री से हटकर बेहतर बाजार आधारित मूल्य प्राप्त करने की दिशा में एक बदलाव का संकेत दिया है। इस महाआयोजन ने उत्पादकों को इंटरनेशनल बायर्स से सीधे जोड़कर किसानों को प्रीमियम बाजारों का पता लगाने और अपनी कड़ी मेहनत का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दिशा में अहम प्रयास किया है। गौरतलब है कि किसानों का समर्पण भारत की वास्ट बायोडायवर्सिटी और चावल की खेती के साथ ही सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है और बिर्क तथा इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन राइस इंडस्ट्री के हर छोटी से छोटी कड़ी के साथ ही किसानों के साथ हर कदम पर खड़ा रहता आया है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही IREF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम गर्ग की घोषणा ने राइस इंडस्ट्री को और उत्साहित करने का काम किया है, जिसमें डॉक्टर प्रेम गर्ग ने बिर्क 2025 में मिले सभी के भरपूर सहयोग, प्यार और देश की राइस इंडस्ट्री तथा देश के चावल व्यापार की गति को और अधिक बढ़ाने में और योगदान देने के मद्देनजर बिर्क 2026 की घोषणा की है। We are saying 2025 and we announce we are going to meet in 2026 also again. And you are most welcome. Be prepared for next year also. Inshallah, God willing, भगवान ने चाहा हम फिर 2026 में मिलेंगे।